से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। नरेश बंसल होंगे भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रदेश भाजपा कार्यकारी और प्रदेश भाजपा महामंत्री भी रह चुके हैं नरेश बंसल। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। अजीत जी, उत्तराखंड से भाजपा राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया, बड़ी खबर मिल रही है, नरेश बंसल को बनाया गया है उम्मीदवार। क्या अपडेट मिल रहे हैं? नवी देखिए, ये घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी सूची जारी कर दी है। नरेश बंसल को उत्तराखंड से जो एकमात्र एक सीट पर चुनाव हो रहा है तो उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। क्योंकि बंसल संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं और ये इनकी एक राह की राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा इन्होंने कहीं भी सक्रिय राजनीति नहीं की। इस समय एक ओहदे पर हैं और उनको वाणिज्यिक परिषद का राज्य अध्यक्ष बनाकर उनको राज्य मंत्री का सरकार ने दर्जा दिया हुआ है। पिछली लोकसभा में भी हरिद्वार से वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको लोकसभा हरिद्वार का टिकट नहीं मिल सका था और प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश महामंत्री और तमाम बड़े पदों पर संगठन में वो काम कर चुके हैं। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो यहाँ का वैश्य समुदाय है उत्तराखंड का, उसको एक तरह से उसको ओबलाइज करने के लिए नरेश बंसल को ये इस बात के लिए चुन लिया गया है कि वो पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जाएंगे। और जितने भी तमाम नाम चल रहे थे और जिनमें दो महिलाओं के नाम का भी पैनल मंगाया गया था स्टेट से, तो ये सारी जितने भी संभावनाएं थी वो सब खारिज हो गई और पार्टी ने अंततः नरेश बंसल के नाम पर और उनकी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए इनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। हालांकि सभी का प्रेडिक्शन ये था कि विजय बहुगुणा होंगे या दूसरा कोई हो सकता है, तो नरेश बंसल को बना करके एक अप्रत्याशित तरीके से निर्णय लेकर पार्टी ने सबको चौंका दिया है। और क्योंकि नरेश बंसल खांटी भाजपाई और खांटी संघी हैं, तो उनको इस बात का भी इनाम दिया गया है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं। इससे वैश्य समुदाय में पार्टी की यहाँ पर और ज्यादा पकड़ मजबूत होने की संभावना होगी। जी अजीत जी, क्या इस फैसले को, इस नाम को चौंकाने वाला नाम कह सकते हैं? क्योंकि संभावना और रेस में और भी कई नाम थे। लवी देखिए, जो पैनल गया था तो नरेश बंसल का भी उसमें नाम था और चूंकि नरेश बंसल जैसा एबीपी गंगा दिखा रहा था, विजय बहुगुणा, बलराज पासी, नरेश बंसल, अनिल गोयल, तो अब एबीपी गंगा शुरू से ही इन 4-5 नामों पर अपना एक तरह से मतलब जर्नलिज्म का जो जर्नलिस्टिक अप्रोच होती है उसका इस्तेमाल करते हुए नरेश बंसल को अपने पैनल में एबीपी गंगा ने भी रखा था कि इनमें से कोई हो सकता है। तो नरेश बंसल उसके उस टिकट के दावेदार थे और पार्टी ने उनको टिकट देकर के ये बता दिया है कि जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखेगा और लो प्रोफाइल में रहकर पार्टी के लिए काम करेगा, लोगों से जुड़ा रहेगा, तो पार्टी उसको जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट फाइनल। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की सूची। यूपी से 8 नामों पर लगी मोहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और नीरज शेखर का राज्यसभा के लिए नाम फाइनल। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल भी शामिल। लिस्ट में 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय उम्मीदवारों के नाम घोषित। अमेठी घराने के संजय सिंह का नाम भी काफी चर्चा में। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी से 8 नामों पर फैसला हो गया, मोहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी राज्यसभा उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो यूपी से 8 नामों पर लगी मोहर। आपको बता रहे हैं ये 8 नाम, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर आ रही है, यूपी से 8 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी की लिस्ट फाइनल, बीजेपी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की सूची। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी राज्यसभा उम्मीदवार, अरुण सिंह और नीरज शेखर राज्यसभा उम्मीदवार। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल भी शामिल, तो पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का नाम भी इस सूची में है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और नीरज शेखर का राज्यसभा उम्मीदवार में नाम। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल भी शामिल। लिस्ट में 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय उम्मीदवारों के नाम घोषित। तो समीकरण पूरी तरह से बिठाने की यहां पर कोशिश इस लिस्ट में साफ नजर आ रही है। अमेठी घराने के संजय सिंह का नाम भी काफी चर्चा में। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। वीरेश जी, बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में 8 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। किस तरह के समीकरण इन लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, अरुण सिंह का नाम पहले से तय था और नीरज शेखर का नाम तय था, लेकिन एक जो नाम चौंकाने वाला है ब्रिजलाल का, दलित चेहरा है, डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के, और काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में एक पद पाने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे, लेकिन ब्रिजलाल का नाम नहीं था जो संभावित लिस्ट थी। ब्रिजलाल का होना, एक दलित चेहरा, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनको शामिल किया जाना, एक नया नाम है। हम कह सकते हैं, अगर पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव, नीरज शेखर समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे, उनका भी जाना तय माना जा रहा था। तो कुछ नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, उसमें ब्रिजलाल का नाम है। जी, लिस्ट में 2 ब्राह्मण 2 क्षत्रिय उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। दिन भर के इंतजार के बाद लिस्ट आई और सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी जो है वो दे रहा है। ये जो नाम है, जो समीकरण देखने को यहाँ मिल रहे हैं, 2 ब्राह्मण चेहरे 2 क्षत्रिय उम्मीदवारों के नाम, क्या पहले से इसकी संभावना थी कि इस तरह का जो समीकरण है वो बिठाने की कोशिश की जाएगी आलाकमान की तरफ से? अब देखिए, सीमा द्विवेदी का नाम एक चौंकाने वाला नाम है और साथ ही ब्रिजलाल का भी नाम चौंकाने वाला है। हरिद्वार दुबे, हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ये ऐसे नाम हैं जो पहले से माने जा रहे थे और पार्टी के जो बड़े नेता थे उनका कहना था कि ये नाम होंगे। लेकिन जो दूसरे नाम हैं, इसमें नरेश बंसल, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा, गीता शाह, ब्रिजलाल, ये एक ऐसे नाम हैं जिन पर बहुत चर्चा नहीं थी राजनीतिक हल्के में। लेकिन अगर हम देखें, कुछ नाम हैं जैसे कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम चल रहा था कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, प्रियंका रावत कैंडिडेट हो सकती हैं जो बाराबंकी की पूर्व सांसद हैं, इस समय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम चल रहा था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम चल रहा था कि वो ब्राह्मण चेहरे हो सकते हैं। लेकिन उनको टिकट न देकर ये कुछ नाम है चौंकाने वाले नाम। वीरेश जी आप रहिए हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, जो 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, एबीपी गंगा ने पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि संभावित नाम कौन कौन से होंगे। हरदीप पुरी केंद्र में मंत्री हैं, उनको जाना ही था राज्यसभा, वो जा रहे हैं। अरुण सिंह पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका भी नाम पहले से ही तय माना जा रहा है क्योंकि वो पहले से ही राज्यसभा के वहाँ पर हम कहें सदस्य हैं। साथ ही साथ नीरज शेखर, वो भी सदस्य हैं। 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इन 3 लोगों का तो जाना बहुत पहले से ही तय माना जा रहा था और पार्टी ने तीनों पर भरोसा जताया है। राज्यसभा के जो द्विवर्षीय चुनाव हो रहे हैं, यानी 2 साल पे जो होते हैं, उनमें ये 3 लोग हैं। साथ ही साथ जो नाम हमने बताए थे, यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल, वो जा रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार दुबे ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें भेजा जा रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब हरिद्वार दुबे उनकी टीम में शामिल हुआ करते थे और उसके बाद जब अध्यक्ष बदले तो खैर हरिद्वार दुबे को प्रदेश कार्य समिति में जगह नहीं मिली। पर यह जरूर है कि लगातार जो कहा जा रहा था कि पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, तो कोशिश यही की गई है। 2 ब्राह्मणों को भेजा जा रहा है, देखिए हरिद्वार दुबे जा रहे हैं और एक महिला डॉक्टर सीमा द्विवेदी जो पूर्व विधायिका हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। वो पूर्व एमएलए रही हैं और इस बार जब उपचुनाव हो रहा था जौनपुर में, तो वो मल्हनी से अपनी दावेदारी भी कर रही थी, नाराजगी भी थी। लेकिन जब दूसरे मनोज को वहां पर टिकट दे दिया गया, उसके बाद सीमा द्विवेदी को अब राज्यसभा भेजकर पार्टी ने देखिए एक तरीके से ब्राह्मण कार्ड तो खेला ही है, साथ ही साथ महिला उम्मीदवार को भी भेजे हैं। इसी तरह से गीता शाह का भी नाम है, यानी 2 फीमेल कैंडिडेट बीजेपी भेजेगी राज्यसभा। ये कहीं ना कहीं रहा है और हमने पहले ही जिस तरीके से कहा कि ब्रिजलाल का नाम एबीपी गंगा ने सबसे पहले बताया, हरिद्वार दुबे का नाम सबसे पहले हमने बताया और इसी तरीके से जो सारे नाम हैं वो अब पार्टी ने जारी कर दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी 9 उम्मीदवार जो है वो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में उतारेगी। संख्या बल के हिसाब से 9 सीटों पर वो जीत हासिल कर सकती थी, 1 सीट के लिए थोड़े नंबर कम पड़ते। लेकिन जब बसपा की तरफ से आज एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होगी और वो चेंज हो गई। यानी अब बीजेपी 8 उम्मीदवार उसने उत्तर प्रदेश में उतारे हैं। कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल
यादव ने पहले से ही नामांकन किया हुआ है, बसपा का नामांकन आज हो चुका है, बीजेपी की तरफ से 8 लोग कल करेंगे। अब कोशिश यही है कि इन 10 सीटों पर चुनाव ना हो। जब 10 सीटों पर 10 लोग ही नामांकन करेंगे तो जाहिर सी बात है सब निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। पर इससे एक संकेत जरूर ये मिल रहा है कि अगर बसपा केवल 19 विधायकों के होने पर वो अपना उम्मीदवार उतारती है, जबकि अगर चुनाव होते तो एक सीट पर 36 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ती। इस तरीके से बसपा के पास तकरीबन 16-17 वोट कम थे। तो क्या कहीं कोई ऐसी बातचीत है, कहीं कोई बीजेपी के साथ सांठगांठ है कि बसपा ने नंबर कम होते हुए भी अपने उम्मीदवार को उतारा? क्या उसको ये पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल 8 उम्मीदवार को उतारेगी, चुनाव की नौबत नहीं आएगी? तो ये सारी चीजें हैं और शायद 2022 के लिए एक बड़ा संकेत मिल रहा है अगर हम सियासी चश्मे से देखें इसको तो। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। अनुभव ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि बृजलाल जो नाम है पूर्व डीजीपी इस लिस्ट में वो चौंकाने वाला नाम है, दलित चेहरा है। और जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि 2 ब्राह्मण 2 क्षत्रिय चेहरे जो हैं इस लिस्ट में उतारे गए, तो पूरी तरह से जो है सभी चेहरों को साधने की यहाँ पर कोशिश साफ नजर आ रही है। लेकिन ये वाकई में चौंकाने वाला है कि 8 उम्मीदवार उतारे हैं, तो क्या ये पहले से तय था? इसको लेकर कब तक क्लैरिफाई हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल यही तो स्ट्रेटजी बीजेपी की, अगर हम कहें कि क्या बसपा का जब नामांकन हो गया उसके बाद ये स्ट्रेटजी चेंज हुई, या फिर पहले से ही कोई बातचीत हो चुकी है, या फिर पहले से ही कोई हम कहें तो आपस में बातचीत है और उसी के आधार पे ये हुआ है? क्योंकि बीएसपी इस तरीके के कदम नहीं उठाती है। अगर उसके पास विधायक नहीं है तो वो क्यों राज्यसभा का अपना उम्मीदवार उतारती? यानी उसे इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी रही होगी कि बीजेपी की तरफ से केवल 8 नाम ही आएंगे और कोशिश यही रहेगी कि चुनाव ना होने पाए। यानी 10 सीटों पर जब 10 उम्मीदवार होंगे तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। इसीलिए बीएसपी ने एक रिस्क लेते हुए अपने उम्मीदवार से नामांकन कराया। अब क्या स्थिति हो जाएगी? बसपा का 1, सपा का 1, बीजेपी के 8, ये स्थिति हो जाएगी 10 सीटों पर और चुनाव होंगे नहीं। पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने, देखिए, जातीय समीकरणों के आधार पर ये नाम जारी किए हैं, 2 ब्राह्मण भी हैं, 2 क्षत्रिय भी हैं, हरदीपुरी केंद्र से आते हैं, सिख समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी हैं, बीएल वर्मा ओबीसी वो भी इसमें शामिल हैं, गीता शाक्य हैं और साथ ही साथ बृजलाल, देखिए बृजलाल दलित हो गए। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से ये जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, बीजेपी यही कोशिश करेगी कि 2022 के चुनाव से पहले जातीय समीकरणों को साधा जाए। फिर हाथरस की जो घटना हुई दलित समाज के एक बेटी के साथ, बाराबंकी की जो घटना हुई, दलित समाज नाराज बताया जा रहा था, तो बीजेपी ने ये कोशिश की है कि दलित समाज का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में रहे ताकि थोड़ी नाराजगी कम हो। विकास दुबे कांड, जब से बिकरू कांड हुआ, ब्राह्मण नाराज बताए जा रहे हैं, कई विधायकों ने पत्र लिखकर नाराजगी जताई। इसीलिए 2 ब्राह्मण उम्मीदवार जो है वो भेजे जा रहे हैं, 2 महिला कैंडिडेट को भेजा जा रहा है। तो सारी चीजों को देखते हुए, 2022 के चुनाव को देखते हुए, सारे जातीय समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने ये लिस्ट जो है वो जारी की है। जी, अनुभव, जिस तरह से सामने आ रहा है कि सपा और बसपा के खिलाफ अब कैंडिडेट नहीं उतारे जा रहे और अगर इस तरह के समीकरण रहते हैं तो चुनाव होने की नौबत नहीं आएगी और निर्विरोध चुन लिए जाएंगे सभी उम्मीदवार। लेकिन ये जानना चाहेंगे कौन से ऐसे दावेदार थे जिनकी उम्मीदवारी जो है वो आज खारिज हुई, उन्हें निराशा हासिल हुई, और क्या ऐसी भी संभावना है कि एक या एक से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हों जहां पर टकराव हो और इस टकराव को बचाने के लिए ही उम्मीदवार घोषित ना किया हो एक सीट पर? देखिए, बिल्कुल, देखिए कई सारे नाम थे। केंद्र की तरफ से एक संबित पात्रा का नाम चल रहा था कि संबित पात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सदस्य हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी उत्तर प्रदेश से ही वो राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री। तो ये माना जा रहा था कि 1-2 नाम जो है वो दिल्ली आला कमान की तरफ से इस लिस्ट में जरूर शामिल रहेंगे, पर ऐसा देखने को मिला नहीं है, क्योंकि हरदीप पुरी तो पहले से ही राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनको कंटिन्यू किया है। पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं प्रदेश कार्य समिति की तरफ से जो नाम भेजा गया संगठन की तरफ से, उसको प्रिफर किया है। और क्योंकि यही मैसेज देना है कि बीजेपी जो है वो आम कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेज रही है। बीएल वर्मा बेहद चौंकाने वाला नाम, उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है इस लिस्ट में। तो यही मैसेज। और बीएल वर्मा के बारे में कहा जाता है जमीनी कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं,
अभी वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, अब उनको प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट करके राज्यसभा भेजा जा रहा है, सबसे उच्च सदन जो होता है वहां भेजा जा रहा है। मैसेज यही दिया जा रहा है। गीता साके का भी नाम बिल्कुल चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई चर्चा नहीं थी। गीता साके को भी अब राज्यसभा बीजेपी भेज रही है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी जो है वो लग रहा है कि सीधा और सीधा 2022 के चुनाव को लेकर ही तैयार की गई है। इसी तरह जैसा आपने कहा कि कौन कौन से नाम, देखिए अमेठी से डॉक्टर संजय सिंह, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उनको ये कहा गया रहा होगा कि हम आपको भेजेंगे राज्यसभा, पर अभी तक उनका नाम नहीं आया। आज हमने उनसे खुद बात की, वो कह रहे थे मेरे पास तो कोई फोन आया नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं जरूर झटका लगा होगा, इस तैयारी में रहे होंगे। क्योंकि देखिए अगर 8 सीटें खाली हो रही तो सबके मन में कहीं ना कहीं लालसा रहती है कि अरे मुझे भेज दे पार्टी, मैं चला जाऊं राज्यसभा। तो बहुत सारे लोगों के दिल आज टूटे भी होंगे इस लिस्ट को देखने के बाद। अनुभव, आप रहिए हमारे साथ वीरेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, जैसा कि अनुभव ये जानकारी दे रहे हैं और दिन भर का एक लंबा मंथन हुआ, उसके बाद उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की है भाजपा ने। ये जानना चाहेंगे क्या आखिरी समय पर इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या एंड मोमेंट पर जो है स्ट्रैटेजी चेंज की है बीजेपी ने? बसपा के कैंडिडेट ने जब अपना नाम जो है उनका फाइनल हो गया उसके बाद क्या ये बदलाव हुआ है? देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत दिनों से कुछ पक रही है खिचड़ी। इस बात का आभास दूसरी पार्टियों को भी है और यही आरोप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी लगाती रही है और खासकर प्रियंका गांधी की भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है बसपा। लेकिन जिस तरीके से नामांकन गौतम का हुआ बसपा कैंडिडेट के तौर पर और सतीश चंद्र मिश्रा महासचिव है, उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमारे कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित होगी और 9 की जगह पर 8 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खड़े किए हैं, बावजूद इसके कि उसका कैंडिडेट जीत सकता था। निश्चित रूप से ये 2022 के बीच में क्या बसपा और सपा को छोड़कर बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किसी गठबंधन की बात हो रही है या बसपा के साथ जो रिश्ते हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार के तौर पर मायावती बहुत कम कोई प्रहार कर रही है इधर, या बहुत कम आक्षेप लगाती हैं, या एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर वो रखती है। खासकर नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हैं। तो एक दूर का संकेत माना जा सकता है और इसलिए ये साबित होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको प्रश्रय देने की कोशिश की गई है। और अगर ब्राह्मण चेहरे की हम बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम बहुत प्रबल तरीके से चल रहा था। उनकी टीम के उपाध्यक्ष रहे हरलाल दुबे, जो मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं, जो लेकिन राजनीति आगरा में करते हैं, तो उनको बनाया गया है। अगर आप देखें तो सीमा द्विवेदी, जौनपुर में बाई इलेक्शन भी हो रहा है और माना जा रहा है कि वहां ये कैंडिडेट थी लेकिन टिकट नहीं मिला। और जो ब्राह्मणों की नाराजगी का एक दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इसे भी थामने की कोशिश की गई। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इसको ब्राह्मण कैंडिडेट बनाए हैं। साथ ही पिछड़ों को देखें तो बीएल वर्मा और गीता शाह के 2 पिछड़ों को बनाया गया है। जी वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अनुभव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट